हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल और केपलर के नियमों को देखा था कि किस तरह से केपलर का नियम कार्य करता है और किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। ठीक है ना। तो न्यूटन का क्या योगदान था, इसके पहले गैलीलियो ने क्या किया था। देखिए, एक बात समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गैलीलियो एक ऐसे मतलब फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये बात बता दी थी कि गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो इससे कई बातें क्लियर हो रही थी हल्की हल्की। लेकिन इसके बाद एक चीज और भी है कि अगर हम देखें कि गुरुत्वाकर्षण, कभी कभी ऐसा क्या होता है, आपको इस बात से प्राउड करना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण से ग्रेविटेशन बना है, ना कि ग्रेविटेशन से गुरुत्वाकर्षण। यानी कि मैं आपको पहले भी ये बात बता रखा था कि अगर आप देखेंगे तो हमारे वहां इन इन बातों को बहुत पहले से किया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा उसके बाद ही से प्रचलन में आया, उसके बाद ही हम लोग को पता चला। न्यूटन ने बेसिकली क्या किया था ना, उसका एक साइंटिफिक एनालिसिस कर दिया था। ये मैं मान सकता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने क्या किया था कि उसका एक तरह से डेरिवेशन, उसका एक कंप्यूटेशनल एनालाइज करना वो उन्होंने किया था, और उसके बाद वो सोसाइटी में उस चीज को पब्लिश कराएं। लेकिन उनसे बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग को पता था और उसके बारे में हम लोग पहले से जानते थे। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इन्हीं सारे बातों को लेकर के। सबसे पहली बात कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर है तो भाई न्यूटन के ही नियम के अनुसार, न्यूटन ने ही बोला था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसने क्या बोल रहा है, गति का जो अगर दूसरा नियम है उसको हम देखेंगे। एक सेकेंड, गति के अगर दूसरे नियम को हम देखेंगे तो हमको क्या मिलता है कि गति का दूसरा नियम कहता है कि भैया जहां बल होगा, जहां पे बल होगा वहां पे त्वरण निश्चित है कि वो होगा। ठीक है ना। तो बल होने में ये निश्चित है कि त्वरण होगा। ठीक है ना। तो देखो, एक बात तो ये समझने की जरूरत है कि कभी आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे वहां गुरुत्वाकर्षण बल की बात रामायण में भी की गई है। मतलब रामायण बाकायदा रामायण के ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है, लेकिन राम के जन्म की जिस तरह से व्याख्या की गई है ना, राम के जन्म की व्याख्या इस तरह से की गई है कि उन्होंने उस समय पता था कि हर ग्रह की क्या स्थिति है। देखो एक बात समझो, अगर टाइम जोन की हम लोग बात करेंगे कि आप किस समय पैदा हुए, तो आप किस समय पैदा हुए हैं, आप बोलेंगे 4:50 पे पैदा हुए। तो जो 4:50 पे आप पैदा हुए हैं, यह हो सकता है कि आपके जगह विशेष का समय है, क्योंकि जैसे जैसे ये समय बदलेगा, जैसे जैसे ये जगह चेंज करेंगे आप, वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा कि आपका समय भी बदल रहा है। यानी कि जन्म का समय आप जिस जगह पे है वहां पे 4:50 पे है, लेकिन उसी समय अगर मैं बोलूंगा लंदन में उस समय कितना बज रहा था, तो उस समय नहीं बता सकते थे ना। लेकिन भगवान राम के जन्म के समय हर ग्रहों की क्या स्थिति थी, ठीक है ना, ये तभी बताया जा सकता है जब हमको ग्रहों के चाल के बारे में पता हो। और ग्रहों का चाल तभी बताया जा सकता है जब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता हो। यानी कि हमारे उस एज में भी कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता था। हालांकि इसको मैं बार बार बोलता हूं कि इसको समाज में लाने वाला न्यूटन था। तो हमारे वहां का जो विज्ञान था वो पहले से ही बहुत ज्यादा विकसित था। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल जहां पे भी होगा वहां पे निश्चित तौर है क्या होगा, त्वरण होना ही होना है। जहां पे भी बल होगा वहां पे क्या होना है, त्वरण होना ही होना है, यह तो निश्चित है। अब देखिए, अगर त्वरण है तो जो गुरुत्वीकर्षण बल है उसके लिए जो त्वरण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वीकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वस्तु के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वी त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वी त्वरण। ठीक है ना। अब अगर ये गुरुत्वी त्वरण है तो गुरुत्वी त्वरण का मान क्या होता है, ये कैसे निकाल सकते हैं। चूंकि हमको गुरुत्वाकर्षण बल का सॉरी मैं यहां पे गुरुत्वी लिख दिया हूं। गुरुत्वाकर्षण बल का, एक सेकेंड देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ, जिसको मैं एम ही बोल रहा हूं, ठीक है ना, अर्थ जो पृथ्वी का मास है, गुणे मास जिस वस्तु पे हम लोग देख रहे हैं बल लग रहा है, अपॉन अपॉन ये देखो आर ई का, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यानी कि जो त्रिज्या है आपकी पृथ्वी का, जो त्रिज्या है उसका ये सूत्र हो जाता है किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु अगर पृथ्वी के सतह पर रखी हुई है, पृथ्वी के क्या है, सरफेस पर अगर रखी हुई है, तो वहां पे क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। नियम के अनुसार यही था। अब देखिए आपको ये भी पता है,
आपको ये भी पता है कि जो हम लोग का कभी भी कहीं पे भी अगर वो हो रहा है, फोर्स लगता है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है ना, तो ये भी फॉर्मूला आपको पता है। तो यदि किसी वस्तु में इसको हम काट दें तो जो त्वरण वाला मुद्दा है, हालांकि इसको mg बोल सकते हैं, ये जो त्वरण आ रहा था ना, वो त्वरण कितना आ रहा था, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। मेरी बात फिर से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था एफ जी, इसका मान कितना है, जी एम ई अपॉन इंटू एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जहां एम ई क्या है, पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान है, एम क्या है, किसी वस्तु का, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान, इस पे कितना त्वरण कार्य कर रहा है, कैसे निकालेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसको अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या त्वरण इसमें उत्पन्न हो रहा है और कितना होगा, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि इस पे लगने वाला बल कितना है। इस पे लगने वाला जो बल है, ये मान सकते हैं कि सतह पर ही रखा हुआ है, ऑलमोस्ट सतह से बहुत ज्यादा ऊपर तो है नहीं, तो सतह की तुलना में तो ये लगभग सतह पे ही रखा हुआ है। तो इस पे कितना आपका बल लग रहा है, पहले तो बल कितना लग रहा है, F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये लग गया। जहां आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। अच्छा, अब इस हिसाब से हमको बल तो मिल गया। अब बल बराबर क्या होता है, आपको ये भी पता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैं इसी बात को लिख देता हूं ताकि आपको त्वरण पता रहे कि क्या मैं बात कर रहा हूं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है ना। अब अगर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, एम ही तो है ना, गुणे त्वरण। ठीक है ना, इसका मान किसके बराबर है, जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो भाई साहब एम से एम आप क्या कर दिए, काट दिए, तो आपको मिला क्या, त्वरण बराबर क्या मिला, त्वरण बराबर मिला जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। भाई समझिए इस बात को, त्वरण का मतलब हो गया जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो अब यहां से हम इसी त्वरण को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। इसी त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, यानी कि वह त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, उस त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम निरूपित किससे करते हैं, जी से। अब आप बोलेंगे सर इसकी इकाई क्या होती, तो भैया जो इकाई त्वरण की होगी, निश्चित है कि वही इकाई गुरुत्वीय त्वरण की भी होगी। यानी कि अगर हम इकाई की बात करेंगे तो जी का जो इकाई होता है, जी की जो इकाई होगी वो कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मान होता है वो 9.8 होता है। ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग कर लिए, यानी जी का जो हम लोग को सूत्र मिल गया वो क्या मिल गया, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या ये हमेशा स्टैटिक होता है। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान होता है वो ऑलमोस्ट होता है 9.8, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। समझो क्यों अलग अलग होगा। पहला कारण, देखो जो पृथ्वी का जो स्वरूप है, जो उसका आकृति है, वो कैसा है, जियो शेप में, यानी कि थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है ना, अगर दबा हुआ है तो यह भी, इसका मतलब क्या हो गया कि दबा होने के कारण आप देखेंगे कि पोल्स पर जो दूरी है वो क्या है, कम है। ठीक है ना, जो इसको आरपी में बोल दे रहा हूं। और इक्वेटर पर, पोल्स मतलब ध्रुव पर, ठीक है ना, ध्रुव पर जो दूरी है वो क्या है आपका, कम है, और इक्वेटर्स पे क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो जो इक्वेटर्स पे हो, हम लोग कहां रहते हैं, हम इक्वेटर्स पे रहते हैं। हम कहां रहते हैं, हम लोग किस जगह रहते हैं, हम लोग पृथ्वी के, जैसे आपका जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के हम लोग ऐसा ऐसा ही तो बना हुआ है ना, कि ऐसा हम इंडिया है ऐसा आपका, ठीक है, ऐसा फिर मध्य एशिया, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिका, जो भी है ये आपकी कंट्रीज हैं। ठीक है ना, इधर क्या आपका पड़ता है, एक आपका नॉर्थ पोल हो गया, एक क्या आ गया आपका साउथ पोल हो गया। तो पोल्स पर आप, हम लोग कहां रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं, इक्वेटर पे रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के मध्य में रहते हैं, जहां पर दूरी ज्यादा है। ठीक है ना, तो जी का मान
देखिए जी का मान जो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम कहां पे होगा? पोल्स पर होगा। क्यों पोल्स पर अधिकतम होगा? ध्रुव पर जी का मान इसलिए अधिक होगा क्योंकि ध्रुव के अगर हम पहुंचेंगे तो वहां पे केंद्र से जो दूरी होती है वो न्यूनतम होगी, और आपको पहला ही बताया था कि जितना दूरी कम होगा बल उतना ज्यादा लगेगा। तो बल ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, त्वरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जी का अगर आपसे पूछता है कि जी का मान अधिकतम कहां पर होता है, सतह के किस बिंदु पर या पृथ्वी के कहां पर आपका जी का मान अधिकतम आपको मिलेगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं ध्रुव पर। अब आप ये कहेंगे कि अगर हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ जाए कि नॉर्थ पोल पे यानी कि उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर, तो भैया देखो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों ही पर आपको क्या मिलेगा? दूरी लगभग बराबर ही मिलेगी भाई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि गुरुत्वीय त्वरण भी बराबर ही होगा। लेकिन इक्वेटर पे क्या होगा? जब आप इक्वेटर पे आएंगे ना तो दो कारणों से, सिर्फ एक नहीं दो कारणों से, एक पहला कारण तो यही है कि इससे इसकी दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से इक्वेटर पे आपको जी का मान कम मिलता है। 9.8 जो आपको मिलता है वो जी का मान कम क्यों मिलता है? पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि उससे केंद्र से इसकी दूरी क्या हो गई? बढ़ गई है। ठीक है ना? तो पहला कारण तो त्रिज्या का ही बढ़ जाना होता है। दूसरा यह है कि चूंकि पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है, और अगर अक्ष पे घूम रही है इसका मतलब क्या है कि इसको बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल भी इस पे कार्य कर रहा होगा। निश्चित तौर पर ये जो अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल तो वही गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन जो ये अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है वो उसको बाहर की तरफ ले जा रहा है। यानी जो नेट फोर्स है, जो कुल बल है, उसके मान में भी क्या आ जा रही है? कमी आ जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को इक्वेटर पे कुल दो कारणों से हम लोगों को जी का मान क्या मिलता है? कम मिलता है। ठीक है ना? लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतना समझ जाइए कि अगर हम बात करेंगे ध्रुव की तो वहां पर हमको जी का मान अधिकतम मिलेगा, जबकि अगर इक्वेटर की बात करेंगे तो वहां पर हम लोगों को जी का मान न्यूनतम मिलेगा। और क्यों न्यूनतम मिलेगा? उसका दो कारण है। पहला कारण यह है, द फर्स्ट इज कि वहां पर ध्रुव इक्वेटर पर त्रिज्या का मान बढ़ गया, और दूसरा उसका जो सर्कुलर मोशन जो अक्ष पे अपने घूम रही है, इसकी वजह से वस्तु का क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन होगा, तो अपकेंद्रीय बल भी बाहर की तरफ कार्य करेगा, जो उसके कुल बल में क्या ला देगा? कमी ला देगा। जो उसके कुल बल में क्या ला देगा? कमी ला देगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो बात हो गई जी की। लेकिन ये तो सिंपली मैंने पूरे सतह पे बात कर लिया। मैंने बात किया कि पृथ्वी है और पृथ्वी के प्रत्येक अलग अलग बिंदु पर, अगर मैं बोलूं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो सबसे अधिकतम गुरुत्वीय त्वरण कहां पर मिलेगा? सी पर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ध्रुव है। क्यों ध्रुव है? ध्रुव पे क्यों अधिक मिलेगा? क्योंकि उसका जो दूरी है वो क्या है? कम है। अगर मैं बोलूं कि सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण कहां मिलेगा, तो ए पर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है। तो त्रिज्या अधिक है और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है? सर्कुलर वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि इस एक्सिस पे ये क्या कर रहा है? पृथ्वी घूम रही है। तो दो कारणों से यहां पे क्या मिला? कम मिला। अच्छा, इन दोनों के बीच में कहां मिलेगा? बी पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका सर्कल होगा वो थोड़ा क्या होगा? छोटा होगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आप रसिया वगैरह में जाएंगे ना, आप रूस में रसिया में जाएंगे तो वहां थोड़ा गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है। ठीक है ना? वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? ज्यादा है। देखो एक और भी फैक्ट है, ये समझ लो कि जहां पर ऐसा देखा जाता है ज्यादातर, जहां गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है, जहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण क्या है? ज्यादा है, वहां पे एटमॉस्फेयर भी ज्यादा है। ठीक है ना भाई? जहां गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा कि वो एयर को क्या करेगा? उसकी थिनिंग ज्यादा होगी, मोटी ज्यादा ऊंची होगी। ठीक है ना? यही कारण थोड़ा सा रसिया वगैरह जीने लायक है। अन्यथा जो ये जो जगह है ना, वो इतना ठंडा होता, ये इतना ठंडा होता कि आप कोई नहीं यहाँ पे जी सकता था। लेकिन साइबेरिया तक में लोग रहते हैं। साइबेरिया में आपको बताऊं कि -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अभी टेम्परेचर हम लोग का 6 डिग्री नहीं पहुंचा होगा, और बहुत सारे लोग इस समय कपकपा रहे हैं और कितने बुढ़े अब तक निकल चुके हैं।
ठीक है ना। और कितने निकलेंगे समय खत्म होते होते आपको पता भी नहीं है। लेकिन क्या है, माफ करिएगा अगर आपके दादाजी होंगे तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपके दादाजी बहुत यंग हैं और वो तंदुरुस्त हैं, लेकिन बाकी लोगों की बात मैं करूं तो वो क्या है कि इस ठंडी में क्यों चले जाए, क्यों -23 डिग्री सेल्सियस में निकल ले रहे हैं, वो सॉरी 6 डिग्री सेल्सियस में निकल ले रहे हैं। और -23 डिग्री सेल्सियस में क्या होता होगा, आप समझिए कि जो गाड़ी का मोबिल ऑयल होता है वो जम जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वहां पे अभी तो फिर भी गरिमत है इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन अगर ये कम होता ना तो यहां से एटमॉस्फेयर और थिन हो गया होता, जिसकी वजह से जो हीट है वो आसानी से और बाहर निकल जाती, तो फिर वहां पे तो जीने लायक जगह ही नहीं होता, क्योंकि वहां टेम्परेचर फिर -23 की जगह पे -46 हो जाता। मेरी बात समझिएगा, छोड़िए इस बात को, इसमें ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे आगे देखते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सतह के अलग अलग बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा, इसको हम लोग आराम से लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर हम ऊंचाई पर जाएं या डेप्थ में जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या बदलाव आता है, इस चीज को हम लोग डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ये डेरिवेशन मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में क्या है, जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो क्या है देखिए अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं, h हाइट ऊपर जा रहे हैं। कितना h हाइट हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो हमारे पास जो g का सूत्र है वो क्या है, g बराबर GME/RE का होल स्क्वायर। ये तो जनरल सूत्र हो गया। लेकिन अगर हम h हाइट ऊपर गए तो यह भी निश्चित है कि g के मान में क्या आ जाएगा, बदलाव आएगा, त्वरण में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि बल में बदलाव आ रहा है। बल में क्यों बदलाव आ रहा है? क्योंकि दूरी में बदलाव आ रहा है भाई। यहां से यहां का दूरी कितना था, RE था ना, और अब यहां से भी आप ऊपर h चले गए, तो इसका मतलब जो कुल दूरी है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। अगर कुल दूरी बढ़ गई है दो पिंडों के बीच में, तो यह भी निश्चित है कि उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय बल जो है वो भी कम हो गया होगा, ठीक है ना। अगर गुरुत्वीय बल कम हुआ होगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी कम हुआ होगा। तो कितना कम हुआ होगा जरा समझिए, g का मान तो बदला नहीं होगा, अर्थ का जो मास है यानी जो द्रव्यमान है वो भी नहीं बदला होगा। जो बदलाव आया होगा इसी की दूरी में आया होगा ना, दैट इज RE प्लस h का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहां से हम लोग अगर निकालेंगे G' का मान वो कितना आ जाएगा हम लोगों को, पहला मिला GME ये वाला RE प्लस h का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या मिला GME/RE का होल स्क्वायर। यहां से आप GME को GME से काट दीजिए, आपको मिला क्या, RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर, सॉरी RE प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से भी आप क्या कर लीजिए कि RE तो ऊपर है ही, नीचे वाले में भी RE स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहां से RE स्क्वायर को RE स्क्वायर से क्या कर दिया आपने, कैंसिल आउट कर दिया। तो जब आप कैंसिल आउट कर देंगे, देखो कुछ बातें हम लोग को बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी, और इसको अभी भी समझ लेना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया कि क्या मिल गया हम लोग को, जो सूत्र मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपका 1/1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन फ्रॉम बायनॉमियल थ्योरम, जो आपको पता होगा बायनॉमियल थ्योरम जो था, द्विघाती द्विपदी, शायद ऐसा ही हिंदी में बोलते हैं, द्विपदी प्रमेय। तो जो भी बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि अगर किसी का जो एक्सपोनेंट जो पावर है वो आगे अगर बहुत वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी ना h अपॉन RE, क्योंकि h की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हम लोग नहीं मानते। हम लोग मानते कि 6400 किलोमीटर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है और आप 500 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो बहुत छोटा हुआ ना फिर भी, और उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मान और भी छोटा होगा। तो ऐसे छोटे वैल्यूज के लिए आप उसके एक्सपोनेंशियल को क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, लेकिन 1 प्लस x के फॉर्म में हो। तो ये बायनॉमियल थ्योरम है। बायनॉमियल थ्योरम कहता है कि अगर 1 प्लस x पे पावर n है, ठीक है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx, जब x का मान बहुत छोटा होता। ये आप दोनों एक ही जैसा है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से होता है। तो अब यहां देखिए जरा, इसको हम लोग अगर ऊपर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको इस तरफ लिख देते हैं।
देखो यहां से हम लोग को मिला है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2। देखो नीचे था तो 2 था, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया। और मैंने आपको बोला है कि इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए फिर, 1 माइनस एच 2h अपॉन आर ई। ठीक है ना। तो देखो जो घात है वो क्या आ गया, आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये आपको मिल गया। अब इसको हम लोग जरा समझते हैं, यहां तक तो मामला क्लियर है। ये पहले समझे, ये किया, इसके बाद हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल करके हम लोग वहां पहुंच गए। तो हम लोगों को किसका मान मिला है, जी डैश अपॉन जी का मान मिल गया है 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, सॉरी 2h अपॉन आर ई। अब यहां से जी डैश का मान निकल जाएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये आपका हम लोग को सूत्र मिल गया, जो डेरिवेशन आपसे स्कूल में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस चीज को भी आप ध्यान से देख लेंगे। तो ये सारा क्या वैल्यूज है, पहले आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, जी डैश की वैल्यू क्या होती है, ये निकाल लिया। फिर जी डैश अपॉन जी का रेशियो निकाला, तो सारे पोर्शन को कैंसिल आउट कर दिया, तो हम लोग को क्या मिल गया, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर x का मान बहुत छोटा है और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो n क्या हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई कर देगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने वही कर दिया, -2 था, घात में आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग को जो सूत्र मिल गया वो जी डैश का मान कितना मिल रहा है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, जब वस्तु है जो है वो h हाइट पर चली जाती तो जी डैश का मान ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए यहीं पर अर्थ है, ठीक है ना, आप ऊपर जाने की बजाय नीचे चले आए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर ऊपर जाने पे घटा था ना, फॉर्मूला देखो, याद करो क्या था, जी डैश बराबर क्या आया था, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो यहां मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना, जी का मान जो भी था उसमें ये वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है ना। तो जी का मान क्या हुआ था, घटा था ऊपर जाने पर। तो लोग कहेंगे सर अगर ऊपर मान जाने पे घट रहा है तो नीचे आने पे क्या होना चाहिए, नीचे आने पे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप नीचे जाते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाला जो है जगह, यानी जो वस्तु लगा रही है वो उससे कम वाला रेडियस वाला लगाएगा ना। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप ये समझिए कि अगर आप इस बिंदु पर हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपको कौन लगाए, जो इस घेरे में आ रहा है, जो इस त्रिज्या में आ रहा है, जिसका फॉर्मूला मान कितना हो जाए आर ई माइनस डी, जो इस त्रिज्या के घेरे में आ रहा है, वही द्रव्यमान इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। और जितना द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, वही द्रव्यमान की वजह से आपको गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इसमें कैसे बदलाव आता है, देखिए देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम पूरे उसको देखेंगे, पहले जी डैश का मान निकाले, तो जी डैश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, जी या जी का मान पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आपको जी आप लोग ज्यादा परिचित हैं। जी बराबर क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है ना, ये तो हो गया। अच्छा, अब यहां से हम लोग को जी डैश का मान निकालना, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई, लेकिन यहां पे मास अब इसका नहीं लेंगे। अब देखिए इसी चीज को ये भी तो लिख सकते हो ना, जी का मान देखो क्या, एक और वैल्यू लिख सकते हो, देखो जी का मान तुम एक और चीज लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इस पूरे का मान लो, इस पूरे अर्थ का जो डेंसिटी है, यानी कि जो घनत्व है वो रो है। तो आपको पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व घनत्व गुणे आयतन होता है ना। मास इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के, क्योंकि वॉल्यूम ही आगे आने वाले में हम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, जो इसका द्रव्यमान एम लिख रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी 4/3 पाई आर ई का होल क्यूब, ये क्या हो गया, उसका आयतन हो गया गुणे घनत्व, ठीक है, अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को, ये वैल्यू हम लोग को कितनी मिल रही है, देखिए ये वैल्यू हम लोग को मिल रही है जी 4/3 पाई आर ई अपॉन बस इंटू रो, यही आ गया सूत्र आपका। ये किसकी वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई, बोलो भाई,
हो गया ना, फिर से समझ लो इस बात को। जी का सूत्र क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है। मास बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन का, अच्छा किसी स्फीयर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने कर दिया। आर किसका लिया, आर पृथ्वी का लूंगा, ठीक है ना। और गुणे आपको क्या मिल गया, घनत्व मिल गया। अच्छा अपॉन क्या हो गया, जो होता है फॉर्मूला शुद्ध आर ई का होल स्क्वायर। जब मैं इस आर ई स्क्वायर से इस क्यूब को काट दिया तो मुझे मिला क्या, जी 4/3 पाई आर ई का होल स्क्वायर, सॉरी जी आर ई पाई आर ई इंटू रो, ठीक है ना। ये आपको मिल गया ना। तो जी 4/3 पाई आर ई रो आपको मिल गया, क्या फॉर्मूला मिल गया किस चीज का, स्मॉल जी की वैल्यू है। अब अगर आपको जी डैश का मान निकालना है, चलिए जी डैश का मान भी निकाल लेते हैं। जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी क्या बोलते हैं, जो मास अब यहाँ पे देखो, यहाँ मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मास कितना हो जाएगा, उसका आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई। अब आर ई नहीं रहा, अब आर ई माइनस डी हो गया, डेप्थ में चला गया है ना। तो जितना डेप्थ में गया आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू घनत्व तो बदलेगा नहीं ना। पृथ्वी का घनत्व तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि पृथ्वी का घनत्व जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी का घनत्व कांस्टेंट है, तो हम लोग को जी का वैल्यू कितना मिल गया, देखो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जी इज इक्वल्स टू 4/3 आर ई अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। फिर यहां से ये स्क्वायर से पूरा ये क्यूब कट गया, तो हम लोग को जी डैश का मान कितना मिल गया, जी डैश बराबर मिल गया जी 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो, ठीक है ना, ये मिल गया ना। अब देखो हम लोग को दो फॉर्मूला मिल गया यहां से। एक फॉर्मूला तो आप देखिए, एक फॉर्मूला तो आपको यहां से मिला है जी बराबर जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मिल गया जी डैश बराबर जी 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं, जी डैश अपॉन जी की वैल्यू, जी डैश अपॉन जी का मान कितना आ जाएगा, पहला जी डैश का मान है जी 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो अपॉन जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो, ठीक है। अब यहां से हम लोग को क्या मिल गया, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये भी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो आपको क्या मिल रहा है, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई मिला, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर लीजिए ना, इसमें आर ई कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप आर ई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस डी अपॉन आर ई, और नीचे भी आपको क्या मिल गया, आर ई, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, जी डैश अपॉन जी बराबर 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। तो जी डैश बराबर क्या मिल जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। इस तरह से हम लोग को दूसरा वाला इक्वेशन भी मिल गया, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेप्थ में क्या मिलेगा ये हम लोगों ने देख लिया, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए ठीक है, तो डेप्थ में जाने पर क्या वैल्यू हो जाएगी, हाइट पर जाने पर क्या वैल्यू जाएगी, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक और बातें हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करना चाहेंगे, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज बल या गुरुत्वीय स्थितिज बल, वो स्थितिज ऊर्जा, माफ करिएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो कितना होता है। देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है, स्थितिज ऊर्जा जब भी कहीं लिखा हुआ है तो ये आप समझ जाइए कि ऊर्जा की बात कर रहा है, यानी कि कार्य करने की क्षमता। स्थितिज मतलब क्या, किसी स्थान विशेष पर होने की वजह से उसके अगर अंदर ऊर्जा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि वो अगर वहां नहीं होता तो उसके पास वो ऊर्जा नहीं होती। चलिए ठीक है, ये हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो पहली चीज तो ये कि अगर अनंत से है, या अनंत छोड़ दीजिए, वो हटाइए, हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु है जो एकदम एग्जैक्टली इसी पे रखी है, उसको h हाइट ऊपर ले गए, h हाइट क्या किया, ऊपर
ले गए, तो अगर h हाइट ऊपर ले गए तो कितना कार्य करना पड़ा, जरा समझिए। तो हम लोग को जो कार्य बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है, छोटा सा कार्य हम लोग निकालेंगे तो वर्क डन बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू छोटा सा हाइट, अगर आप लेंगे डिस्प्लेसमेंट dx, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है उसको dx बोलेंगे। देखो यहाँ पे कैलकुलस का उपयोग करना पड़ेगा, कैलकुलस कुछ जगह पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको कैलकुलस से अभी थोड़ी सी गड़बड़, आपको दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा कैलकुलस को, मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो आप तो हल्का फुल्का ये भी समझ ही रहे होंगे, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है आपको कैलकुलस में, तो आपको मैं बता दूं कि बिना कैलकुलस के इंजीनियरिंग ही नहीं है, ठीक है ना। बिना कैलकुलस के आपकी इंजीनियरिंग नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लें और कैलकुलस, आपको बिना कैलकुलस की इंजीनियरिंग कर लें, तो ये सिर्फ एक मिथ है। जिस दिन आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे सिर्फ असफल हो सकते हैं, सफलता बहुत दूर आपसे रहेगी। तो इसलिए कैलकुलस तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और भौतिक विज्ञान की जो सही भाषा है, जो उसको एकदम से आसानी से हर बातों को बता देती है, वो कैलकुलस ही है। तो इसलिए कैलकुलस पे थोड़ा सा भाई कमांड बनाना पड़ेगा। देखिए, तो छोटा सा वर्क डन अगर करना है तो बल गुणे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बल कितना लग रहा है उस पे, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये तो जी का मान ही है, इंटू एम, ठीक है ना। यही तो होता है ना, जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। इंटू क्या हो गया, dx, ठीक है ना, ये हो गया सूत्र। यहां पे मैं बोल दे रहा हूं ना, इस पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूं, केंद्र से, ये मान लो ये केंद्र है, इससे कोई भी दूरी पर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहीं पर है, तो यहां आर ई लिखने की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं x के सेंस में कह रहा हूं ना। छोटा सा वर्क डन, मान लेते हैं कि एक लाइन है जिसको आप बोल रहे हैं x, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस लाइन के किसी भी दो बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो वो कितना कार्य करना पड़ेगा, जिस बिंदु पर था वहां पे मान लो x पर था, तो जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन जो दूरी है, यानी द्रव्यमानों के गुणन अपॉन जो उनके बीच में दूरी है। तो उनके बीच में दूरी को मान लेते हैं कोई भी बिंदु है, तो उसको x बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना तो हो जाएगा। यानी हम लोग को डी डब्ल्यू बराबर मिल गया, डी डब्ल्यू बराबर क्या मिल गया, जी एम ई एक्स स्क्वायर या एम ई एम इंटू डी एक्स। अगर हम लोग इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कहने का मतलब होता है समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू का, कहां से कहां तक, पहली बिंदु थी आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ, दूसरी बिंदु है आर ई प्लस एच। तो हम लोग को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, आर से करना है आर ई प्लस एच तक करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, किसको समाकलन करना है, तो जी एम ई एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखते जाना भाई, देखो अगर हम इसको देखेंगे तो हम लोग को क्या मिला, g तो कांस्टेंट है, m ही क्या है, कांस्टेंट है, तो समाकलन वाले से तुरंत बाहर चला गया। m क्या है, कांस्टेंट, भाई डिस्टेंस बढ़ा देने से उसके वस्तु के द्रव्यमान में भी तो कमी अधिक आ नहीं जाएगी। तो यहां क्या मिल गया आपका, g m e m, ठीक है ना। अंदर क्या बचा आपका r e, और यहां क्या बचा r e प्लस h, ठीक है। अब इसमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और समाकलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहां से क्या मिल गया आपको, जी एम ई एम, ठीक है, ब्रैकेट में क्या मिल रहा है आपको, एक्स पे घात, देखो ध्यान से, यहां पे एक्स पे घात कितना है, -2 है। अगर -2 है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x पे पावर, रुको x पे घात कितना आ रहा है आपका, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कहां से कहां तक, r से आर ई प्लस एच तक। ये समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। x पे घात कितना है, 2, ऊपर गया x पे घात -2 हुआ,
अच्छा, अगर x पे घात -2 है तो सूत्र के अनुसार घात में एक जुड़ जाएगा और अपॉन करके घात में एक और जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया आपका, इस तरह से आपको क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल रहा है। तो घात कितना है, -2, तो -2 में एक जोड़ दिया और नीचे -2 में एक जोड़ दिया। कहां से कहां तक, r से re प्लस h तक, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एक सेकेंड देखिए इसके आगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसके आगे हम लोग को मिल गया क्या कि वैल्यूज रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा m यहां क्या हो गया, x पे पावर -1 अपॉन -1, ठीक है ना, re प्लस h का, बहुत डेप्थ में कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिल जाएगा, me, यहां पे कितना हो गया x, अच्छा ये -1 आगे माइनस कर दिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, कहां से कहां तक, r से re प्लस एच। तो एक बार अपर लिमिट x का मान पहले ऊपर वाला रखेंगे, फिर x का मान नीचे वाला रखेंगे, तो वो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, वो कितना मिल जाएगा -me, और अंदर क्या मिल गया 1 अपॉन re प्लस एच, ठीक है ना, -1 अपॉन re, ठीक है, यहां तक मिल गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं मानता हूं। चलो ठीक है, अब यहां देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जिसको कैलकुलस आता है उसके लिए बहुत आसान है ये, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं समझ सकता हूं थोड़ा दुख कर रहा होगा। ये re इसका अंदर मल्टीप्लाई करे तो, और यहाँ क्या हो जाएगा re प्लस एच, सॉरी ये माइनस एच हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस एच हो गया, re माइनस एच, ठीक है ना, और अपॉन क्या मिल गया आपको re इंटू re प्लस एच। देखो नीचे वाले का मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एलसीएम लिया, ये आपको पता है कैसे करने, ठीक है। ये re से re क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, re से re क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे क्या हो गया -me, अंदर क्या मिल रहा है -h अपॉन re और re प्लस एच। अब जरा समझो, यहां तक तुम छोड़ सकते हो, यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर और भी तुमको सॉल्व करना है, एग्जैक्ट आपको निकालना है कि h हाइट पे जाने पे क्या गुरुत्वाकर्षण, किसी भी h हाइट पे, पृथ्वी से जो h हाइट पे है उस पर यानी गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा का क्या मानना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब बस यहां ये समझ लो कि माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया me, ठीक है ना, और क्या मिल जाएगा h अपॉन re का स्क्वायर, ठीक है, प्लस re इंटू एच। चूंकि इस h का मान बहुत छोटा है तो h इंटू re का मान क्या मिल जाएगा आपको, बहुत इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल में है, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा आपको me अपॉन या me h अपॉन re का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से हम लोग को क्या मिल गया me अपॉन re का होल स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। कहीं पे मैंने मास क्या कर दिया है, एक सेकेंड, मैंने मास me वाले को नहीं, ये देखो ये वाला जो m था ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, यहाँ पे हर जगह क्या कर देंगे आप, m को इंक्लूड कर दीजिए। ये m छूट गया था, यहां पे भी आपका m आ जाएगा क्योंकि वहीं से m छूटता चला जा रहा था। यहां से क्या मिल गया आपको, ये देखो यहां ये इसका मान कितना होता है, ये वैल्यू है g के बराबर, तो आपका फॉर्मूला मिल गया ना mgh, ये आपका गुरुत्वीय क्या हो गया, गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा। अगर h हाइट पे है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, तो वहां पर उसकी स्थैतिज ऊर्जा कितनी है, mgh। ये आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ कैलकुलस के मेथड से करना ही पड़ेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है ना। तो ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यही आपका तरीका है डेरिवेशन करने का। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या पढ़ा, जी क्या होता है, जी का मान अलग अलग बिंदु पर कैसे कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, इसके साथ साथ गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा कितनी होती है, स्थैतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे,
ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के लिए बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ग्रहों के उपग्रहों के गति के बारे में, कक्षीय वेग क्या होता है यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।